और फिर भी नहीं सही होते हुए इस ऑप्शन को करना पड़ता है और उसके साथ हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपको नहीं पसंद है वही काम करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। और कभी ऐसा होता है कि आप करना वो चाहते हैं और आप बिल्कुल करते बिकॉज आपका करेज ऑफ कन्विक्शन वो कहता है, आपके अंदर का इच्छा शक्ति वो कहती है। तो यहाँ हर घटनाओं के पीछे घटना होती है। तो आपके अधिकारी के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के साथ इस निबंध का जुड़ाव होता है, जिसको कहते हैं एथिकल रिफ्लेक्शन। नैतिकता का आपका जो प्रतिबिंबन है वह आपके निबंध में झलकता है। समझ गए? तो आपको निबंध लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप अधिकारी बनने की प्रायर ट्रेनिंग ले लें। प्रायर ट्रेनिंग मतलब एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसा सोचते हैं, एक अधिकारी की तरह सोचते हैं। आज जो आपके सामने निबंध हैं वो सभी निबंध जो हैं सामाजिक सरोकार के विषयों के हैं। बीपीएससी में भी आपको जो निबंध पूछे जाएंगे वो 3 डोमेन के होंगे। एक होगा सामाजिक सरोकार न्यूज एनालिसिस के साथ, दूसरा होगा एथिकल रिफ्लेक्शन के साथ और तीसरा होगा बिहार की समस्याओं के साथ। जब हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार का मतलब बाहर में एक परिप्रेक्ष्य आता है गरीबी। गरीबी बिहार की बात नहीं है, गरीबी पूरे भारत की बात है। आप गरीबी को क्या समझते हैं? क्या मतलब है गरीबी से? अब आपसे ही हम सवाल पूछे कि आप किसे गरीब मानते हैं, गरीबी क्या है? आपसे पूछा जाए कि गरीबी क्या है तो ज़्यादातर लोग का यही होगा, इनकम कम हो तो गरीबी है। हाँ, एक फैक्टर ये है। क्या दूसरा फैक्टर ये नहीं है कि आगे बढ़ने का अवसर कम हो तब भी गरीबी है? इस बारे में दृष्टिकोण लोग नहीं सोचते हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं है तब भी गरीबी है। मान लिया कि आप एक किसान हैं, आपके पास खाने का अनाज है और इस साल बारिश नहीं हुई। अनाज है, आपके घर में खाना है, अनाज बेच के अपना कपड़ा पहन सकते हैं, आप दवा दारू कर सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। अब आगे आपके पास अनाज आने का साधन नहीं है तो क्या आप गरीब हो गए कि नहीं हो गए? बात समझे? आपने पूंजी लगाई पढ़ाई में, बेटे को नौकरी नहीं मिली, बेटा कमा के नहीं दिया, क्या गरीबी नहीं है? आपका पूंजी चला गया और लड़का एक लायबिलिटी बन गया। बात समझे? आने वाला अवसर खत्म हो गया, गरीबी नहीं है। अवसर एक बहुत बड़ा चीज़ है जो गरीबी के डिफिनीशन में आपके दिमाग में नहीं आता है। सही बात हम बोल रहे हैं कि नहीं? और आप उस अपॉर्चुनिटी को अगर नहीं क्वाइन करेंगे अपने एसे में तो वो एसे अधूरा रहेगा। इसी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कौन? आज के इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। वो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके सामने, आज आपके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं, आप गरीबी में रह रहे हैं, रूम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, खाना का पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है घर से, किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन आपने बीपीएससी का मेंस दे दिया और बहुत अच्छा हो गया है, तो आपकी गरीबी जो है पीछे की गायब हो जाती है, क्योंकि आपके सामने एक अवसर है। अवसर की उपलब्धता आपको गरीबी से दूर करता है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवसर की उपलब्धता, द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथन यू टू बिकम रिच। अवसर की उपलब्धता अगर आपको मौजूद हो जाता है तो आप गरीबी से आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है, ये ऐसे बन जाएगा। अवसर की उपलब्धता, द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया। आपने अगर गरीबी को समझा है तो अवसर की उपलब्धता को भी समझना चाहिए। आपने अगर अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच समझा है, कैपेबिलिटी अप्रोच मतलब उपलब्धता, अवसर की उपलब्धता, उसको समझा है तो आप अच्छा ऐसे गरीबी पर लिख सकते हैं। क्लियर है बात?
तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स आपके पास है, तो एक मौका है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन रिसोर्स लेने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मान लिया एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने का, वहाँ तक हम चढ़ सकते हैं, रिसोर्स है सीढ़ी, लेकिन मैं हूँ अपाहिज, मुझे कोई उठा, सीढ़ी मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा क्या। इससे बढ़िया कि सामान्य ऐसे रहता तो मैं चढ़ जाता। सीढ़ी पर मैं नहीं चढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं अपाहिज हूँ, मेरे दोनों पैर नहीं है और मेरे सामने बैसाखी भी नहीं है, तो ये मेरे लिए हैंडीकैप है ना। अवसर आपके पास है और आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप गरीब हैं। क्लियर हो गया। गरीबी को कितने तरीके से आप सोच रहे हैं। अमर्त्य सेन यही बात करता है कि जो अवसर है उस अवसर की उपलब्धता को हासिल करने के लिए एक अपाहिज को ज़्यादा सुविधा देनी पड़ेगी। किसका काम है ये किसका काम है? ये सरकार का काम। ये किसका काम है? हम सरकार क्यों चुनते हैं? अवसर की उपलब्धता हासिल कराने के लिए, ताकि एक अपाहिज व्यक्ति भी वहां तक पहुंच सके जहां तक उसको पहुंचना है। तो उस व्यक्ति को जिसको की उपलब्धता कम हासिल है, क्या उसके लिए उसको कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए? मान लिया कि अब मैं कुछ टर्म यूज करता हूँ, जो इकोनॉमिक्स का टर्म है, जो ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आता है, वो टर्म आपको यूज करते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर्ड पॉवर्टी इंडेक्स। क्या बोलते हैं? गरीबी का वर्गीकरण। क्या बात कर रहे हैं? गरीबी का वर्गीकरण। हमारे गांव में एक जाति है जिसका नाम है डोम। वो सुअर पालता है, सुअर के ऊपर रहता है, और घर का वातावरण ऐसा है कि दारू पीना है, चाहे बिहार में दारू बंद है, वो कोई उपाय लगा के पीना है, रात को झगड़ा करना है, और सुबह में महिलाएं फिर सुअर लेके चराने चली जाएंगी। ठीक उस परिवेश में एक बच्चा पल रहा है। माँ सुअर चराते हुए जाती है, स्कूल में देखती है बच्चों को पढ़ते हुए, उसकी भी ललक होती है, उसकी भी ललक होती है कि भाई मेरा बच्चा भी पढ़ ले। वो बच्चे को लेके जाती है स्कूल में, स्कूल में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, स्कूल में क्या होता है? एडमिशन उसका हो जाता है, और स्कूल में क्या उसको कुछ फैसिलिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए कि नहीं? क्या उस बच्चे को ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? क्या उस बच्चे के लिए स्पेशल क्लास होना चाहिए कि नहीं? सही बात है। मान लिया कि स्कूल में हमें व्यवस्था नहीं कर सकते, स्पेशल क्लास हम नहीं कर सकते, या हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिस व्यवस्था में वैसे बच्चे के बीच में हम स्पेशल कंसिडरेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चा एक मौलिक क्षमता तो ग्रहण कर लेता है, उसका बीए पढ़ना, वो ग्रेजुएट हो गया है, और एक हमारे परिवार के सामान्य बच्चे का ग्रेजुएट होना, दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? हु इज मोर कैपेबल? कौन ज़्यादा कैपेबल है? वो डोम का बच्चा है जिसकी माँ ने इसका एडमिशन करवाया है, फर्स्ट जनरेशन में ग्रेजुएट हुआ है, पहली बार उसके परिवार में किसी ने मैट्रिक भी पास किया है, पहली बार कोई ग्रेजुएट भी हो रहा है, तो क्या उसके लिए कुछ स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए कि नहीं? मैं आपके दिमाग में आरक्षण के प्रति जस्टिफिकेशन नहीं डाल रहा हूं, मैं आपके दिमाग में सिर्फ एक विचार उत्पन्न कर रहा हूं, क्योंकि हमें अच्छा निबंध लिखने के लिए दोनों पक्ष का वकील बनना पड़ता है। ये नहीं कि खाली एक पक्ष का वकील बन के लिख के चले जाइएगा, नंबर नहीं मिलेगा। जो आपको सिखाया जाएगा दिल्ली, पुणे, सब जगह के इंस्टीट्यूट में एक पक्ष लिखाते हैं, वो एक पक्ष लिखिएगा, नंबर नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को? आप क्या हैं? आप ब्यूरोक्रेट, आप प्रशासनिक अधिकारी है। आपके सामने में उस डोम का भी बच्चे का दर्द होना चाहिए, और आपके सामने दूसरे का भी प्रॉब्लम पता होना चाहिए। आप दोनों के इमोशनल कोशेंट को समझते हैं,
तब आप अच्छे ढंग से समझेंगे। सही बात है कि नहीं? क्लियर है ना? मतलब क्लेम एंड काउंटर क्लेम दोनों साथ में चलना चाहिए। आप जजमेंट करने वाले कोई नहीं होते हैं। जजमेंट करना आपका लक्षण नहीं होता। समाज में हम खासकर जब क्या करते हैं, सीधे जज की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ये खराब है ये अच्छा है। जी नहीं, आप पहले उसके व्यू पॉइंट को समझिए, अपोजिट व्यू पॉइंट को भी समझिए, छोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या बचता है आपके पास? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? समझ गए बात को? आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आप कोई एमएलए तो बनने नहीं आ रहे हैं। आप क्या बनने जा रहे हैं? एमपी तो बनने नहीं जा रहे हैं। एमएलए बनिएगा तो पार्लियामेंट में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिएगा। आप बनने जा रहे हैं सरकारी नौकर। जो किसके नौकर? कॉन्स्टिट्यूशन के नौकर, पार्लियामेंट के एक्ट के नौकर। कभी भूल के मालिक मत बनिएगा। मालिक पान के दुकान पे बैठा हुआ पनवारी है, मालिक रोड पे चलता हुआ रिक्शा पुलर है, क्योंकि वो वोट देता है। आप वोट देते हैं, वहां तक आप मालिक हैं। जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आप कौन है? नौकर हैं। समझ गए? हमारे बहुत सारे अधिकारी ये गलती करते हैं, वो कुर्सी पर बैठ कर अपने को बड़ा मालिक समझने लगते हैं। बेवकूफ़ है वो। इसीलिए हमारे साथ में ऐसे पेपर है, ताकि वो आपको भान करा दे कि एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। समझ गए बात को? अच्छा, ऐसे क्या है? क्लेम, काउंटर क्लेम, और व्हाट इज द रूल, रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यू शुड गो बाय होम। किसके साइड में आप जाओगे? आपका जो ब्लू बुक डायरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल है, उसके साथ आप जाओगे। समझ गए? हम ज़्यादातर ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं, मत दीजिएगा ऐसे में। क्लियर है? चलिए हम बात कर रहे थे स्क्वायर्ड पॉवर्टी इंडेक्स। स्क्वायर्ड पॉवर्टी इंडेक्स किसके लिए ज़्यादा है? वर्गीकरण पॉवर्टी का किसके लिए ज़्यादा है? वो डोम बच्चे के लिए ज़्यादा है। समझ गए बात को? उसकी गरीबी और एक सवर्ण की गरीबी में अंतर है कि नहीं है? दोनों गरीबी में अंतर है। हमारे जाति जो भी हो, हम ओबीसी से आते हैं कि नहीं पता नहीं, बिजनेसमैन कम्युनिटी से आते हैं, हमारे बच्चे की गरीबी में और एक मेस्तर और भंगी की गरीबी में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। अब हम जातियों की बात कर लेते हैं। आज के समय में बहुत ज़रूरी है जाति की बात करना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जाति पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस चीज़ से आप बचते हैं, जिस चीज़ से आप भागते हैं, उसी से क्वेश्चन आ रहा है। जीएस पेपर में जाति पर क्वेश्चन आया कि आज के समय की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जाति एवं जोड़ तोड़ की राजनीति से प्रभावित है। समालोचना कीजिए। ये क्वेश्चन है ना, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ना। बात समझिए, जाति और जोड़ तोड़ की राजनीति के बारे में बात हो रही है, तो आप भाग नहीं सकते। आपका इसका बौद्धिक पक्ष रखना पड़ेगा, ओपिनियन फॉर्म नहीं। भाई जाति की राजनीति कैसे शुरू हुई, जातीय व्यवस्था क्या है। आज के न्यूज़पेपर में एक टॉपिक देखा मैंने कि मैनुअल स्कैवेंजर पे 3rd पेज पे आया है ना। कौन सा? जो कि बात नीचे गटर से फोटो भी दिया हुआ है कि एक बच्चा है, वो गटर से लैट्रिन निकाल रहा है और अपने पिताजी को दे रहा है, वो बाहर फेंकेगा उसको। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद हो गया है। अब आप जातीय व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। ये पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाउंड्री में एक जिला है ललितपुर, वहाँ एक जगह है ओरछा। ओरछा मतलब बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बहुत बड़ा किला है। नॉर्थ से साउथ जाने के लिए दिल्ली और आगरा से रास्ता जो है झांसी ओरछा होते हुए ही जाता है साउथ जाने के लिए। ठीक है ना? मतलब मुगल जब जा रहे थे दक्कन के साइड में, तो हमेशा उनको ओरछा के रास्ते से जाना होता था। तो ओरछा के राजा, बुंदेलखंड के राजा बहुत महत्वपूर्ण हो जाया करते थे,
मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में। ओरछा के राजा ने बगल के राजाओं से उनकी लड़ाई हमेशा चलती रहती थी, जो कि स्ट्रेटजिक लोकेशन था। आज भी वो एरिया जो चंबल का डिवाइन है, बंदूक गोली का, वहाँ पर आज भी कल्चर चलता ही रहता है। प्राकृतिक संसाधन भी ऐसे ही हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी। एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा से लड़ाई करता था। सेना में भी राजपूतों की संख्या उस एरिया में ज़्यादा होती थी। जब राजा जो जीत जाता था, दूसरे राजपूत सैनिकों को वो बंदी बना लेता था और वो बंदी लोगों से शारीरिक श्रम करवाता था। कौन सा श्रम करवाता था कि उनके घर की महिलाएं जहाँ पर लैट्रिन करती हैं, उसके पीछे में एक रास्ता होता था। लैट्रिन आज का समय का सेफ्टी टैंक तो था नहीं, बड़ा सा बर्तन, उसमें लैट्रिन होता था और बर्तन को उठा के लोगों को फेंकना पड़ता था। वो भंगी का काम वो राजपूत सैनिक जो बंदी होता था वो करता था। मेरी बात समझ में आए? वो भंगी का काम कौन करता था? जो राजपूत सैनिक बंदी होते थे, जो जीते हुए राजा के यहाँ जो बंदी होते थे, वो करते थे। अब वो सैनिक मान लिया 20 साल तक वो काम करता रह गया, ऐसे सैनिकों की संख्या बढ़ गई। बाद में वो समाज में जाएंगे, राजपूत समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो जो है एक जाति बन गया, जो जाति भंगी हो गया। बात समझ गए? किसने समाज व्यवस्था किया? सामाजिक व्यवस्था किसने बनाया? समाज ने बनाया। उसी के जाति ने उसको निम्न जाति का बना दिया। बात समझ गए? क्लियर है टर्म? एक एम एन श्रीनिवासन है। एम एन श्रीनिवासन जाति को लेकर बात करते हैं। वो बात करते हैं संस्कृताइजेशन, कि हर जाति अपने कैटेगरी में ऊंचा उठने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, ऊंची जाति के जो भी होते हैं क्रियाकलाप, उनको वो फॉलो करने की कोशिश करता है। वो रिचुअल्स करेगा, वो वेदा पढ़ेगा, वो मंत्र पढ़ेगा, वो पोल्यूशन के कंसेप्ट को फॉलो करेगा और धीरे धीरे बताएगा कि हमारी जाति जो है वो उच्च वर्ण में जा रही है। गुप्ता पीरियड में जो गुप्ता राजा थे वो सामान्य कैटेगरी से आए थे। धीरे धीरे उन्होंने ब्राह्मणों को अपने लेवल में लाके ब्राह्मण लोग उनको भगवान की श्रेणी में खड़ा कर दिए और गुप्ता अपने आप को देवता के साथ तुलना होने लगी। सही बात है। यह संस्कृताइजेशन का प्रोसेस हमारे देश में हमेशा चलता रहा है। बहुत सारी जातियां जो एक जगह पर दलित है, दूसरे जगह पर वो डोमिनेंट कास्ट है। बात समझ गए? तो जातियां जो है वो बड़े डायनेमिक कंसेप्ट है। बात समझ गए? बिहार में आपको कोई ऐसे आएगा, कोई ऐसी बातें आएंगी तो आपके लिए एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एम एन श्रीनिवासन की उन बातों को आप जिक्र करेंगे, संस्कृताइजेशन। क्लियर है? दूसरा उनका कंसेप्ट है डोमिनेंट कास्ट कंसेप्ट। डोमिनेंट कास्ट कंसेप्ट क्या होता है कि मान लिया कोई जाति नीची स्तर पे है समाज में, लेकिन उसके पास पैसे आ गए, उसके पास पावर आ गया, उसके पास सरकारी नौकरी आ गई, उसके घर में कोई डॉक्टर बन गया, वो सामाजिक यूटिलिटी में वो बढ़ने लगता है। और हो सकता है धीरे 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 वो आदमी जो है एक डोमिनेंट पोजीशन में जाता है और अपने सोसाइटी के लोगों को ऊपर कर लेता है। जैसे एक जाति है कायस्थ है, 13वीं शताब्दी तक वो दलित कम्युनिटी में था और आज के दिन में बहुत जगह पर फॉरवर्ड कास्ट में उसकी गिनती होती है। और अब वो लोग फिर से मांग कर रहे हैं कि हमको दलित में रख दिया जाए, कि हमारा पूर्व वंशज दलित रहे आज से 900 साल पहले। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जाति जो है एक अस्थायी व्यवस्था है कि अस्थायी है? बात समझ गए? ये सब आपका दिमाग खोलने के लिए जरूरी है कि ऐसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ गए? जब हम सामाजिक व्यवस्था का निबंध जो है इन्हीं परिप्रेक्ष्यों के इर्द गिर्द बिहार में घूम सकता है। समझ गए? गरीबी, बेरोजगारी, शराब की समस्या, क्योंकि शराबबंदी है बिहार में,
शराबबंदी के कारण हमारे बिहार को करीब करीब 22,000 करोड़ रुपया प्रति माह का नुकसान है। 22,000 करोड़ रुपीज, 22,000 करोड़ रुपीज का मतलब जानते हैं कितना होता है? कि आप अपने कितने जिला में कितने आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कितनी व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं। लेकिन सरकार उसके बावजूद भी शराबबंदी किया है। ये फैक्ट है, हम फैक्ट के साथ जा रहे हैं। आखिर इसका फायदा क्या है? इससे कुछ फायदे भी है। सोशल कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, सामाजिक पूंजी बढ़ रही है। फिर इसका काउंटर क्लेम होगा, फिर भी शराब तो उपलब्ध है, जहां चाहो वहां मिलता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष और भी है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आधार पे एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि महिलाओं के ऊपर क्राइम होने के मामले में बिहार का पोजीशन नीचे है। मतलब जो बिहार पहले टॉप में रहता था महिलाओं के क्राइम में, वो क्राइम में अब नीचे चला गया। इसमें एक कारण शराबबंदी भी है। महिलाओं के ऊपर होने वाला जो पारिवारिक हिंसा होता है वो बिहार में कम होता जा रहा है। क्या एक बहुत बड़ी बात नहीं है? एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये सब पक्ष कहाँ से मिलता है? न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के साथ जुड़ने से। मतलब कि सामाजिक निबंध, आज का टॉपिक ही चूंकि निबंध है, तो निबंध के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कुछ ऐसे पहलुओं को छू रहे हैं जिस पहलू से आपके क्वेश्चन आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है गंगा घाट। परसों तरसों हम बात कर रहे थे जयप्रकाश नारायण का, नहीं क्या बात कर रहे थे कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सिस्ट थॉट के व्यक्ति थे। शुरू में जब गए, ब्रजकिशोर प्रसाद की लड़की प्रभावती से शादी हुई, प्रभावती गांधी आश्रम पहुंच गई और जयप्रकाश नारायण पढ़ने के लिए विस्कोसिन यूनिवर्सिटी गए। वहाँ उन्होंने क्या पढ़ा? मार्क्सिज्म। लौट के आए तो सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं, मार्क्सिज्म की बात करते हैं। लेकिन बाद में शनै शनै वो क्या बन जाते हैं? गांधीवादी बन जाते हैं। यही ना हम बात कर रहे थे। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी का PSIR का एक टॉपिक में क्वेश्चन पूछा गया, 50 नंबर का क्वेश्चन है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ गंगा घाट से कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है बीपीएससी के क्वेश्चन का। उसके बाद वो क्वेश्चन आया ना, है कि नहीं? मैं पहले भी बोला कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं कूद सकते। हमने आज से 10 महीना पहले ऐसे पढ़ाया, जो यूट्यूब पे क्लास है, और 10 महीना बाद यूपीएससी ने वही ऐसे पूछ लिए, तो कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ तो चीज़ें हैं कि हमारे साथ ऐसे का, एथिक्स का कुछ कनेक्शन तो जुड़ा हुआ जरूर है। तभी तो ऐसा हो रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण पर हमने बात किया और PSIR में पॉलिटिकल साइंस में 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो गंगा घाट के लिए क्वेश्चन आउट करने के लिए खरीदने जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको गंगा घाट पे वैसे ही मिलता है, वो आपको हमेशा आउट करते हैं, कलों के एग्जाम में आता है कि नहीं? कुछ मेंटल फ्रीक्वेंसी मैचिंग चल रहा है ना, ये होता है। इसीलिए पिछले साल 87 क्वेश्चन अपने थे बीपीएससी में। यूपीएससी में 65 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, जहाँ से सीधा एग्जाम निकल जाता है। ऐसे पेपर जाना पहचान आ जाता है। तो क्यों आता है? क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ हम अंदर घुसते हैं। हम जानते हैं कि सीधा गरीबी नहीं पूछेगा, अवसर की उपलब्धता पूछेगा। अवसर की उपलब्धता न होना भी गरीबी का लक्षण है। कौन बोलता? अमर्त्य सेन बोलते हैं। अभी रैंडमाइज्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की बात होती है। अभिजीत मजुमदार, माइकल क्रेमर और एस्थर डेफ्लो, इनको नोबेल प्राइज मिला है, जिसके अंतर्गत यूनिवर्सल बेसिक इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। बेचारा राहुल गांधी इलेक्शन के पहले बोला न्यूनतम आय योजना, दुनिया भर में मजाक उड़ा दिया उसको, और उसी कंसेप्ट पे एस्थर डेफ्लो को नोबेल प्राइज मिल गया। नहीं, बहुत मैच्योर बात किया था। क्यों बात किया था? क्योंकि अगर न्यूनतम आय योजना शामिल कर दिया जाए, आप में से हर आदमी को 1000 रुपया महीना दिया जाए। कितना दिया जाए? 1000 रुपया महीना। और 950 सोशल सिक्योरिटी के स्कीम को बंद कर दिया जाए। किसान सम्मान निधि, गरीबों का राशन, गरीब कल्याण योजना, सब बंद कर दो और आप में से हर को 1000 रुपया दिया जाए। तो देश को फायदा है कि नुकसान है? आपको फायदा है कि नुकसान है? पहले ये बात बताइए। आपको फायदा है।
आप चाहोगे राशन ना मिले, कोई बात नहीं, 100 यूनिट बिजली में सब्सिडी ना मिले, फर्टिलाइजर सब्सिडी ना मिले, हमको 1000 रुपये दे दो, हमको कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, आप सब बोलोगे। कोई आदमी है जो बोला कि नहीं नहीं वो सब योजना चलना चाहिए, हमको 1000 रुपये से फ़ायदा नहीं है, हमको लगता है एक हाथ नहीं उठाएंगे यहाँ से कोई है ऐसा तो बोला कि नहीं 1000 रुपये नहीं, वो सब सब्सिडी ही ठीक है। ऐसे लोगों की संख्या नहीं है। और 950 योजना बंद करके 1000 रुपये लेने में हमें लगता है देश का हर आदमी बोलेगा सही है। और पता है आपको इसमें देश को फ़ायदा है, 0.3 बिलियन रुपीज़ का जो है आपको देश को फ़ायदा होता है प्रत्येक साल। हर आदमी को 1-1 रुपया प्रति माह दे दो, सब झूठ मूठ का जो सब्सिडी सब जो चल रहा है बंद कर दो, तो ज़्यादा फायदा आपको 1000 रुपये महीना लेने में है और देश को भी फायदा 1000 रुपये महीना देने में है। करप्शन बंद हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। समझ गए बात को? तो जो न्यूनतम आय योजना जो लाया गया था वो गलत योजना नहीं थी, लेकिन समझाने वाला व्यक्ति जो है समझा नहीं पा रहा था। उसका प्रचार तंत्र, उसका बूथ लेवल, गांव लेवल में समझाने वाले लोग, चाहे उसके पास मीडिया का भोंपू उतना स्ट्रांग नहीं था, मजाक उड़ा कर लोगों ने रख दिया। और लेकिन आज फिर ये बात जो है, चूंकि वो आदमी भारत जोड़ो यात्रा में निकला है, तो आज देखिएगा न्यूनतम आय योजना आपका किसी न किसी के दिमाग में आएगा और यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। बात समझ गए? क्वेश्चन कैसे हम गेस करते हैं, सब कारण बता रहे हैं। समझ? भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू किया उसने, तो दांडी मार्च इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ गए? तो दांडी मार्च से आपसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो ये चीजें आप जोड़ते रहिए, न्यूज़पेपर से आप जुड़े रहेंगे, अपनी आत्मा को जोड़ लेंगे, आपको क्वेश्चन वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज निबंध की बात करते हैं। कुछ निबंध देखिए, ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा